आइए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 10 का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी पहले टेंस का रूल नंबर 3 यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हमने दो रूल क्लियर कर लिया, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब ये तीसरा है यस नो इंटरोगेटिव। तो इसको क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रेजेंट। देखिए क्या लिखा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट। ये है प्रेजेंट। ये हल्का ये जा हलंत वाला है, हलंत वाला है। ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट ठीक है। ये जो पॉइंट एस लगा हुआ है ये जेड का साउंड देता है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इसको ज बोलना है। कई लोग पढ़ते हैं परसेंट, परसेंट नहीं है। कई लोग पढ़ते हैं परजेंट। परजेंट कैसे लिखते हैं? ऐसे परजेंट ऐसे बोलते हैं। ये परजेंट नहीं है, प्रेजेंट। प्रेजेंट ज बोलना है, ज जेड का साउंड, ये साउंड आएगा जेड का। तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, परसेंट नहीं बोलना है, ना परजेंट, ज नहीं बोलना है, प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बोलना आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हिंदी क्या है? अनिश्चित वर्तमान काल। इंडेफिनिट क्या हो गया? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। तो जो प्रेजेंट है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो गया, इसके तीन मीनिंग है। ये प्रेजेंट जो है नॉन किस में आ गया? एडजेक्टिव भी आ गया, नॉन भी आ गया, वर्ब भी आ गया। प्रेजेंट की हिंदी जो है, और ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नॉन भी है, एडजेक्टिव भी है और मेन वर्ब भी है। वो पता कैसे लगेगा? हिंदी से। अगर यहाँ पर लिखा प्रेजेंट और इसकी हिंदी ये है वर्तमान, मौजूदा, इस समय का, तो चला गया एडजेक्टिव में, हो गया। और लिखा है दूसरा प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्या होता है? उपहार, गिफ्ट। ये आपका प्रेजेंट है, आपका आया है गिफ्ट, तो उसमें आ गया वो नाउन हो गया। और तीसरा है प्रेजेंट की जब मेन वर्ब आता है तो सीधा है उपहार देना। जब उपहार देना हो जाएगा, देना आएगा, ही वॉज प्रेजेंटेड, पैसे वाले, ही वॉज प्रेजेंटेड, ही वॉज प्रेजेंटेड। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंटेड, तो क्या हो जाएगा? वर्ब। तो इस तरह से उपहार देना भी हो गया वर्ब, उपहार हो गया नाउन, और इस समय वर्तमान या मौजूदा समय या वर्तमान, तो वर्तमान में आ गया एडजेक्टिव। तो यहाँ क्या है? वर्तमान एडजेक्टिव हो गया। हो गया क्लियर? अब देखिए इसकी पहचान हिंदी में क्या है? ता है, ते है, ती है, ताहू इत्यादि आते हैं। जैसे देखो ती है, ताव है, ताहू, ती है। ये अंत में हिंदी में आता है, वर्ब के अंत में, सेंटेंस के अंत में। ये हिंदी में पहचान है। और इंग्लिश में पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हेल्पिंग वर्ब डू डज। और इसका नाम है यस नो इंटरोगेटिव। ये प्रश्नवाचक है, इसका उत्तर जब भी मिलेगा हाँ या ना में, इसलिए इसको कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस। हो गया। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब शुरू में, यानी शुरू इस ऐसे वाक्यों में यस नो वाले में रूल नंबर 3 है। ये कौन सा रूल नंबर है? ये 3 है। 2 हो गया, अफर्मेटिव बढ़ा दिया, नेगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव है पर यस नो इंटरोगेटिव है। तो इसमें शुरू में, वैसा शुरू में एकदम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा है तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनती है। ध्यान दें, एकदम शुरू में क्या लिखा हुआ है? क्या क्या। अब इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। ऑप्शन क्या होता है? व्हाट। तो व्हाट बनाएंगे तो यहां वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है? व्हाट मतलब क्या, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। आप कहें यहां क्यों नहीं आएगा? जब ये क्या बीच में होगा तब आएगा व्हाट। जैसे तुम क्या जानती हो, तुम के बाद क्या लिखा होगा तब आएगा व्हाट। अब ये शुरू में आ गया तो नहीं, यानी जिसका उत्तर हाँ या ना मिले वो हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी टेंस में जाइए, कोई भी टेंस हो, इज एम आर हो, वाज वर हो, मोडेल्स हो, पैसिव वॉइस हो, शुरू में क्या लिखा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनती है, बल्कि उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। याद रखें, जब पहले आ जाए शुरू में हेल्पिंग वर्ब तो उसमें क्या का अर्थ आ जाता है, लेकिन वर्ड का प्रयोग नहीं करते। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब डू और डज। क्या तुम अंग्रेजी जानती हो? तो उत्तर इसका क्या मिलेगा? उत्तर क्या मिलेगा?
हाँ, या कहेगी नहीं, कहेगी नहीं, या कहेगी हाँ या ना, तो हो गया यस नो वाला। क्या हुआ, तुम्हें पढ़ाती है तो क्या बोलेगी, हाँ पढ़ाती है, या नहीं, ना नहीं पढ़ाती है। आगे ना उत्तर हाँ में ना में। जिसका हाँ में, जिसके प्रश्न करने से हाँ या ना में उत्तर मिले वो यस नो इंटरोगेटिव है, उसमें व्हाट नहीं आता। क्या मैं करता हूँ, क्या आगे पहले, तो हाँ नहीं, ये पहचान है। तुम क्या करते हो, तो इसका हाँ या ना में मिले उत्तर। तुम क्या करते हो, तो हाँ या ना में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, इसमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, तो पूरा आ गया आंसर। जिसमें पूरा आंसर देना पड़े और हाँ या ना से काम ना चले, वहाँ पर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्या करती है, तो वह जॉब करती है, नौकरी करती है, तो आगे ना इसमें हाँ ना में नहीं मिलेगा। मान लिया पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ ना, कहाँ बोला आंसर। आप क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई टीच इंग्लिश, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आंसर पूरा आ गया। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पूरा आ गया आंसर। तो इसमें क्या हो गया, वर्ड का प्रयोग होगा। अब वही पूछते हैं, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू यू टीच इंग्लिश, यस यस आई डू, हाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो आगे ना आ गया। तो आपने देखा कितना इजी है। तो बस यही पहचानना है कि इसमें वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया आप। अब झंझट खत्म वर्ड का। आप सेंटेंस बनाते हैं। जब शुरू में क्या लिखा हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखे पहले। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू कहाँ आएगा, आपने सीख लिया अफर्मेटिव में डू हमेशा आता है आई यू वी दे और बहुवचन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और डज कहाँ आता है, अगर सब्जेक्ट ही शी इट दिस दैट और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, बस याद हो गया। अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम अंग्रेजी जानती हो, तो क्या के लिए व्हाट नहीं करेंगे, ये देखिए रूल, डू या डज में से कोई एक आएगा। तो ये सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, तो तुम के साथ क्या आता है, यू के साथ डू आता है, तो डू आ जाएगा शुरू में, डू। अब क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ये रूल देखते जाइए, सेंटेंस आराम से बन जाएगा, डर नहीं लगेगा। बिना रूल के नहीं बनाइए, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसको देख के बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, बना रहेगा। तो डू यू हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 क्या है, वी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म जो होते हैं मेन वर्ब, उनके फॉर्म होते हैं, उनके रूप होते हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो डू यू सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जानना, जिसमें ताती लिखा होता है, तातेती, वो होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ब। तो नो, क्लियर है। आप कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कनो, के साइलेंट है, लेकिन कई लोग पढ़ते हैं कनो, डू यू कनो डू यू कनो। जो नहीं पढ़ पाते, जो नहीं पढ़े, कई लोग सेंटेंस तो बनाते हैं, कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सेंटेंसेस बनाते जाते हैं पर उसको रीड आउट नहीं करते, रीडिंग नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं है। अब जब बोलेंगे नहीं तो कंफर्म कैसे होगा कि क्या निकाल रहे, अपने बना दिया ये डू यू, बस ये बना दिया देखिए, पर बोलते नहीं है। जब बोलेंगे नहीं तो बोलना भी नहीं आएगा। तो जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं आप, उसको बनाने के बाद उसको पढ़िए, रीड आउट करिए, जोर से बोलिए कि कोई सुने तो आपका करेक्शन कर दे। आप शर्माएंगे, डरेंगे कि भाई कोई सुन लेगा तो इंसल्ट हो। इंसल्ट क्या होगी इसमें, अरे जो सीखने वाले की इंसल्ट होती है, इंसल्ट तो उसी होती है जिसकी पहले से वैल्यू हो, इज्जत हो। हम तो स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, हम तो गलती करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। तो इंसल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, आगे बढ़ना है तो, ठीक है, क्योंकि कोई जानेगा तो इंसल्ट करेगा, आपको लगता है इंसल्ट कर रहा है, लेकिन आपको फायदा हो कि आपको पढ़ना आ जाएगा, समझा देगा, आपको कुछ न कुछ आपको ताना मारे, कटाक्ष मारे तो आप सुधार करेंगे, ठीक है। तो किसी बात को, कोई बात बोलता है उसको बुरा ना माने, उनमें सुधार करें आप। तो डू यू नो क्या जानती है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ई आएगा कैपिटल। ई क्यों आएगा कैपिटल, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ क्या एक भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज है। तो अब यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, ये लिखा ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। डू यू नो इंग्लिश, डू यू कनो नहीं बोलना है, कनो नहीं बोलना है, डू यू कनो इंग्लिश नहीं होता है, डू यू नो इंग्लिश, क्या बोलना है, इंग्लिश क्या बोलना है, हो क्लियर, डू यू नो इंग्लिश, क्लियर, इतना आसान है।
ये तो सबसे आसान है, ये रूल नंबर 3, ठीक है। क्या खाली व्हाट नहीं प्रयोग करना है। आगे क्या हुआ, तुम्हें पढ़ाती है, क्या आ गया, तो क्या फिर डू लगा देंगे, नहीं, सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, मेल है फीमेल है, लड़का है लड़की है, तो ये वह शी, पढ़ाती है तो शी हो गया। तो यहाँ इसकी हिंदी लिखिए शी, ऐसे लिखिए शी, हो गया शी। तो शी जब लिख लिया तो सब्जेक्ट क्या होगा, शी। तो शी के साथ क्या आता है, दिए शी के साथ डज, तो यहाँ जो डज पहले आएगा शुरू में, ये डज आएगा पहले, हो गया। क्या हो गया, डज शी, डज आएगा पहले, इसको पढ़ते हैं डज, डज शी सब्जेक्ट हो गया, दोनों में से एक लिखना है। डज सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पढ़ाना, ताती जिसमें वो मेन वर्ब है, तो टीच, डज शी टीच हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है जो बच गया, क्या बच गया, तुम्हें, यू, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, हो गया। डज शी टीच यू, क्या पढ़ाती है, नहीं है कुछ, तो डज शी टीच यू, डज शी टीच यू क्या पढ़ाती है, तो इसका आंसर होगा यस, वह पढ़ाती है, यस शी डज, नो शी डजंट, ठीक है। तो इसका आंसर यह हाँ एम नाम मिलेगा, इसलिए इसका नाम हो गया यस नो। कितना इजी देख रहे हैं, कहाँ कठिन, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आगे क्या मैं करता हूँ, क्या आ गया, तो क्या अंग्रेजी क्या होती है, वॉट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं है कि सब्जेक्ट, तो मैं होता आई के साथ क्या आता है, डू, तो डू पहले आएगा, ये डू, ये हो गया डू, क्लियर हो गया। आगे डू या डज में से एक आगे डू आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ क्या आता है, डू, हो गया आई। फिर क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, डू। फिर आगे क्या है, ऑब्जेक्ट आगे नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, बचा नहीं तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन मार्क, बस। अब यहां आप कहेंगे डू आई डू, ये 2 बार डू आ गया, इसीलिए मैंने सेंटेंस दिया है ताकि आपका और हो जाए क्लियर और कंफर्म हो जाए। अब यहाँ के 2 बार डू क्यों आया, तो जानते हैं डू में होता है करना, डू होता है करना, तो डू मेन वर्ब भी है, ध्यान रखें, डू मेन वर्ब भी है और डू हेल्पिंग वर्ब भी है, ये दोनों काम करता है। जब शुरू में आएगा प्रश्न में तो डू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और नोट के साथ आएगा तो भी डू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, से डू नोट हो गया ना, या डोंट, वो भी बन गया हेल्पिंग वर्ब। जब सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू आएगा, तो वो मेन वर्ब बन जाएगा, करने की अंग्रेजी, तो हो गया डू आई डू, 2 बार आ गया। तो इसलिए आप परेशान ना हो, घबराए नहीं और डरे ना कि 2 बार आ गया तो रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग नहीं है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ क्या के लिए लाया गया, पहले क्या बनाने के लिए, और इस टेंस की पहचान है। फिर सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम डू नहीं लगाएंगे तो इस टेंस की पहचान नहीं हो पाएगी। डू डज से पता चलता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेंगे। अगर इसको हटा देंगे और ये हटा देंगे इसको, तो ये पहचान नहीं हो पाएगी कि किस टेंस की बात करें, क्योंकि क्या सब में आएगा, हिंदी में सब में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आएगा, परफेक्ट में, सब में आएगा। जैसे हमारे अगला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें भी आएगा। जैसे कैसे आएगा, क्या तुम जा रही हो, क्या वह आ रहा है, क्या आ गया ना, तो भी क्या आएगा, तो वहाँ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर आएगा उसमें डू डज नहीं आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने इज एम आर बनाया था, वॉज वर्ब बनाया चैप्टर का 1 से 8 तक बनाया था आपने जो हेल्पिंग वर्ब के, तो सब में क्या आया, लेकिन सबकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई थी, किसी में इज आया, किसी में वॉज आया, किसी में विल आया, किसी में शैल आया, किसी में हैव आया। तो वही जो है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, लेकिन सब में क्या क्या ही लिखा रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब सहायता करता है टेंस को पहचानने में। अगर हम हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे टेंस की पहचान नहीं हो पाएगी किस टेंस की बात कर रहे हैं। हो गया क्लियर। तो डू आई डू क्यों, पता चल गया 2 क्यों आया 2 बार। अब अगला देखिए क्या हुआ, करती है, क्या आ गया पहले, तो क्या आ गया इसमें, क्या के लिए क्या, डू या डज आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह करती है, सब्जेक्ट वह है, तो शी हो गया। तो वह के लिए क्या आता है, शी, ये शी के साथ क्या आता है, डज। तो ये इसका मतलब इसको नीचे लिख लीजिए शी, ये सब्जेक्ट है। अब शी के साथ क्या आता है, डज, तो डज शुरू में आ जाएगा, ये शुरू में, तो डज। आगे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट शी।
फिर क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर करना, डू आ गया, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क। ये अब देखिए यहाँ आ गया डज शी डू। आप कहेंगे यहाँ तो डू या डज में से कोई एक आएगा, एक ही आएगा। अब यहाँ दोनों आ गया। अब रीजन क्या है, दोनों क्यों आ गया? कारण यही है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। ये मेन वर्ब, मेन वर्ब, इज क्लियर? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका अर्थ नहीं है बल्कि क्या के लिए है, और ये डू करना हो गया। तो डू डज भी सेंटेंस में आते हैं कब? एक बार आते हैं हेल्पिंग वर्ब बन के, एक बार मेन वर्ब, लेकिन एक साथ नहीं आएगा कि डज और डू को यहाँ एक साथ लगा दें, ये रॉन्ग बन जाएगा। डू डज एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। अगर आ रहे हैं कि सेंटेंस में दो बार आ रहे हैं, डू डज आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब के लिए आएगा। कब आएगा? जब कोई दूसरी वर्ब नहीं है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, यानी कोई दूसरी क्रिया नहीं है, तब डू डज आएगा। कैसे? देखिए यहाँ क्या आ गया, क्या आ गया? अब यहाँ हिंदी जानना आ गया, जानने के तो नो होता है, यहाँ दो बार डू नहीं आएगा, क्योंकि डू जब भी दो बार आता है, एक बार क्या हिंदी आ जाएगी और एक बार करने की, ये करना, तभी दो बार आएगा। अगर करना नहीं आ रहा है, जैसे हो रहा है यहाँ पर पढ़ाना आ रहा है, तो टीच आ गया। पिटाई करना, कह लो क्या गलती करते हैं, जैसे बनाते हैं पिटाई, बीट में क्या होता है, ये बीट होता है पिटाई करना, पिटाई करना, ठीक है, ऐसे होता है, पिटाई करना हो गया। तो कह लो क्या करते हैं, बीट मतलब पिटाई करना, तो ऐसे लगाते हैं डू और बीट, ऐसी गलती करते हैं। तो आपने क्या देखा, डू भी लगा दिया और पिटाई लगा दी, बीट लगा दिया। बीट मतलब होता है पिटाई करना, पूरी हिंदी इसी में बीट में है, तो डू नहीं लगाएंगे। डू लगाते सिर्फ करना आएगा, तब पिटाई करना, पढ़ाई करना, ठीक है, प्यार करना, सब में करना रहा है, तो डू नहीं आएगा, उसी में आगे खाली करना। डू लगाएंगे तो दो हिंदी होगी, पिटाई करना भी आएगा, फिर करना आ जाएगा, पिटाई करना फिर करना, तो दो बार नहीं लगाएंगे, खाली करना आएगा तब डू लगाएंगे। और पिटाई करना, पढ़ाई करना, ठीक है, प्यार करना, ये सब आएगा साथ में, तब फिर ये क्या करेंगे, ये डू को हटा देंगे, खाली उसी में आ जाएंगे। हो गया क्लियर? कंफर्म हो गया? इतना इजी है। चलिए आप समझ आ गया, सब बढ़िया, इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि सेंटेंसेस बढ़िया से प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और अंग्रेजी धड़ाधड़ बोले, एकदम इतनी धारा प्रभाव बोले, फ्लुएंटली, बिल्कुल आपकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि डर ना लगे, हिंदी की तरफ बोलें, और एकदम कॉन्फिडेंट, रट के ना बोलें, और घबराए नहीं। यहाँ से सिखा कर भेजूँगा, आप सीख के जाएंगे। अगर सेंटर में अगर ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो सीख के जाएंगे। ये तो इसमें प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको सिर्फ हेल्प कर रहा है, प्रैक्टिस इज मस्ट। आप यहाँ प्रैक्टिस करें, सीख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा तो डू डज आगे क्लियर हो गया। ये कौन सा था, ये हमारा था यस नो इंटरोगेटिव। कितना आसान था, हो गया इजी। अब ये एक सेंटेंस, ये रूल खत्म हो गया। अब इसी में एक और रूल बनता है, सिर्फ नहीं वाला, तो उसको भी साथ में लेते हैं। ये 2 मिनट का काम है। क्या 2 मिनट का काम है? देखिए, ये रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 3 क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका अब ये जो वाट वाला सेंटेंस देखिए, वो अगले रूल में आता है, वो आता है क्वेश्चन वर्ड में, वहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ बना सकते हैं पर इसमें नहीं आता है, वो आता है क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू फैमिली वाले में। जैसे देखिए हमने बताया यहाँ पर, वह क्या करती है, क्या बीच में आ गया, तो इसका उत्तर क्या है, वह पढ़ाई करती है, जॉब करती है। पूरा आंसर मिल रहा है, तो ये यस वो नो वाला नहीं है, ये पूरा बनेगा, सेंटेंस बनेगा, व्हाट से बनेगा। पहले लिखेंगे व्हाट, बीच में आ गया व्हाट लिखेंगे, व्हाट, यहाँ लिखते हैं व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ शुरू में आता है व्हाट आ गया, फिर डू डज, फिर पूरा रूल यही जाएगा, खाली यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाला। तो हो गया व्हाट आ गया, फिर डू या डज, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, तो व्हाट डज आएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, व्हाट डज शी। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है, करना, आगे करना, डू, फिर आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए वह क्या करती है, व्हाट डज शी डू, व्हाट डज शी डू, क्या बनी सेंटेंस, व्हाट डज शी डू, एक वर्ब हो गया, और ये व्हाट क्या हो गया। तो इसमें बनता है कि बीच में क्या रहा है, तो इसका उत्तर मिलता है पूरा यस नो वाला नहीं है, ये पूरा आंसर है, इसलिए इसमें व्हाट आ गया। तो अभी आगे आएगा, तो परेशान ना हो, आपको मिल जाएगा,
डब्ल्यू फॉर्म लिखा है, खाली जानकारी थी इसलिए इसमें वॉट नहीं आता है। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं किस में, इसी का रूल नंबर 4 लेते हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। रूल नंबर 4 हो गया, वो भी रूल नंबर 4 क्या है, यस नो इंटरोगेटिव वो भी है, ठीक है। लेकिन उसमें इसमें क्या जोड़ देंगे आप, प्लस नेगेटिव। क्या कर देंगे, प्लस नेगेटिव, बस ये कर देंगे, यानी प्लस में नहीं। अब ये खाली नहीं जुड़ गया है यानी नोट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो रूल नंबर 4 बन जाएगा। तो उसमें हिंदी कैसे बनाएंगे, क्या तुम अंग्रेजी, यहां ऐसे कर देंगे, क्या तुम अंग्रेजी नहीं कर देंगे, नहीं जानती हो, जानती हो क्वेश्चन मार्क, खाली नहीं करना है। नहीं कर दिया, बढ़ गया। अब रूल नंबर हो गया 4। रूल नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया 4। तो क्या चेंज करेंगे रूल में, ये चेंज ये करना है, डू डज यही रहेगा, फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बाद नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट बाद नोट, यहां पे सब्जेक्ट ये हो गया, प्लस में नोट, प्लस में क्या लगाएंगे, नोट, प्लस में वर्क की फाइल, बस इतना जोड़ना है, बाकी सब वही है। खाली खाली नहीं आ गया, नोट आ गया, सब्जेक्ट के बाद इतने करना है। और इसको मिला के लिखते हैं, जब मिला के लिखेंगे, स्पीकिंग करेंगे तो डू डोंट कर देंगे, ऐसे डोंट या डजंट कर देंगे मिला के, बस ऐसे मिला देंगे तो नोट फिर हट जाएगा। तो इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डू, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानती हो, डू यू हो गया, डू यू, फिर नोट आ गया, फिर यहाँ नोट डाल देंगे। कहाँ पर नोट डालेंगे, सब ये यू हो गया और यहाँ नोट, बस डू यू नोट, नोट आ गया, फिर वही वर्ब नो, ये नो नो ऐसी रहेगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म नो हो गया, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, डू यू नोट नो इंग्लिश हो गया। कितना इजी है। अब इसको मिला करके अंग्रेजी में बातचीत करते हैं तो इसको मिला देते हैं, डू नॉट को यहाँ ले आते हैं तो इसको कहते हैं डोंट या डजंट कर देंगे, ठीक है, डजंट कर देंगे, मिला देंगे। डजंट पता है डजंट कैसे लिखते हैं, DOESENT, डजंट हो गया, शॉर्ट में हो गया। तो फिर ये नोट कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसे इसको मिला करके डू यू नोट को नोट यहाँ ले आइए तो डोंट कर दीजिए, ऐसे ये डोंट, डोंट लिख दिया, ये बन गया, नोट आ गया इसके अंदर, फिर सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, यू, डोंट यू, फिर ये नोट कट जाएगा क्योंकि इसमें आ गया नोट, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, वर्ब लिखना है पहले, वर्ब, डोंट यू नो हो गया, फिर क्या वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश, और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पढ़ के आपको अच्छा भी लगेगा, सुनने में भी, बोलने में। डोंट यू नो इंग्लिश हो गया ना, डोंट यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, येस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, नो आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। या दूसरा, डू यू नोट नो इंग्लिश, देखिए डू यू नोट, इसमें थोड़ा रुकावट आ रही है, इसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है। डू यू नोट नो इंग्लिश, ये बोलने में मजा आ रहा है कि डोंट यू नो इंग्लिश, ये बोलने में मजा आ रहा है, इसमें फ्लुएंसी आ रही है, ठीक है। तो फ्लुएंटली बोलने के लिए ये ठीक है, इससे फ्लुएंसी बनती है, तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए ठीक है। तो दोनों सही है, रॉन्ग नहीं कि अगर आपने ये बोल दिया था मतलब आपको ये समझाया कि आता ही नहीं, वो ये थोड़ा फास्ट हो गया, इस बोलने में ईजी होता है स्पोकन के लिए, तो ये रूल काम करता है, डोंट यू नो इंग्लिश और या यू डू यू नॉट नो इंग्लिश। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही है। क्लियर हो गया। आगे, क्या हुआ तुम्हें पढ़ाती है, अब यहाँ लिख देंगे क्या हुआ तुम्हें नहीं पढ़ाती, फिर नहीं जोड़ना है, तो नहीं, खाली एक ही चीज है, नहीं, एक ही चीज आया ना एक्स्ट्रा, नहीं, अब नहीं कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद, तो पूरा सेंटेंस वही रहेगा, डज सी नोट यहाँ कर दो, बस हो गया, डज सी नोट टीच यू, हो गया क्लियर। और जब मिला के लिखेंगे तो डज सी को क्या करते हैं, डजंट कर देंगे, ऐसे डजंट, फिर सब्जेक्ट जोड़ेंगे, शी टीच यू एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए डजंट शी टीच यू, ठीक है, वही हो गया। डजंट, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, तो डजंट शी टीच यू, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इस नोट इसमें आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, क्या मैं करता हूँ, अब यहाँ क्या मैं नहीं करता हूँ, नहीं हो गया तो क्या कर देंगे, सिर्फ नहीं लिखा है, एक ही वर्ड पड़ गया नहीं, तो डू आई डू कर हो गया, तो डू आई क्या कर देंगे, नोट डू, यहाँ नोट कर देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बार सब्जेक्ट हो गया और यहाँ कर देंगे नोट, डू आई नोट डू, और मिला के लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे इसको नोट को यहाँ, तो इस कर देंगे डोंट, क्या करेंगे, डोंट आई डू क्वेश्चन मार्क, और दोबारा नोट नहीं आएगा, तो ये डोंट आई डू, तो यहाँ नोट यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो दोनों सेंटेंस सही है। डोंट आई डू ये अच्छा भी लग रहा है बोलने में, स्पीड बढ़ जाती है, या डू आई नॉट डू थोड़ा सा टाइम लंबा लग गया, रुकावट आ गई इसमें, डोंट आई डू क्लियर हो गया। वैसे क्या हुआ करती है, डज शी डू, अब मिला के क्या जगह मिला के क्या हुआ नहीं करती, यहाँ नहीं कर देंगे नहीं, यहाँ नोट आ जाएगा, डज शी नॉट डू, और यहाँ कहते हैं डजंट शी डू, डजंट शी डू, डजंट कर देंगे तो ये मिल जाएगा इसको यहाँ, डजंट शी डू, बस यही खेल है, ये बन गया हमारा नोट का। ये क्या हो गया हमारा, यस नो वाला हो गया, यस नो हाँ ना वाले, तो वाक्य है, फिर नहीं भी इसमें आ गया, तो रूल नंबर 4 हो गया। तो 3 और 4 मिलते जुलते हैं, ईजी है। जब 3 आ गया तो चौथा रूल नंबर 4 ईजी होती, खाली नोट को लगाना कि कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद, और जब मिला के लिखेंगे तो शुरू में आ जाएगा एकदम बिल्कुल, तो यहाँ नोट कट जाएगा। तो ये हो गया स्पोकन का रूल, शुरू में लगा देंगे, और एक रिटर्न का, बाकी यूज दोनों करते हैं, बोल सकते हैं लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं है। हो गया क्लियर। तो आपने देखा कितना आसान है ये, तो रूल नंबर आपका 3 बहुत ईजी है, और 4 तो और आसान है। ये आपका क्लियर हो गया। बस आप क्या करना है, प्रैक्टिस करिए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो ऐसे मिलते जाएंगे। बहुत आसान तरीके से आपको बिल्कुल हिंदी में समझाया जाएगा, तोड़ तोड़ के एकदम बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम चूर चूर के भर जाएगा। नहीं यानी आपके पास ऐसा रहेगा, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, डर नहीं रहेगा। बस कंडीशन शर्त यही है, खाली वीडियो देखकर ना छोड़ें, इसके सेंटेंसेस जरूर बनाएं। अब ये आसान तो है, तब भी आप कम से कम 20-30 सेंटेंस यानी कि 20 या 30 सेंटेंसेस जरूर बनाएं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और डू डज आ जाएगा लगाना, और डोंट भी लगाना आ जाएगा, तो कम से 20-30 सेंटेंस कम से कम जरूर बनाइए। और 50-60 बनाएंगे तो अच्छी बात है, और ज़्यादा बनाना है तो हमारे कोचिंग में आइए, देव इंग्लिश सेंटर में। यहाँ पर आपको 100-200 सेंटेंस मिल जाएंगे, 200 सेंटेंस मिल जाएंगे इसे बनाने के लिए, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आकर के 500 रुपये मंथली फ़ी है, ओनली 500 पर मंथ है, मात्र 500 रुपये। क्लास सुबह चलती है ऑफलाइन 8 से 12 मॉर्निंग में, शाम को 4 से रात को 10 बजे तक। किसी टाइम भी आके पढ़िए, 1 घंटे क्लास होती है। टाइम ज़्यादा आपके पास है और जगह खाली होता है, सीट है, तो 4 घंटे 5 घंटे पढ़िए, चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होता, यहाँ पे फ़ी वही होती है। और यहाँ 10 साल से लेके लगभग 40-50 साल तक लोग यहाँ सीख रहे हैं, सीखते हैं और सीख के जा चुके हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको आना है, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, बाकी पढ़िए, जितना सीखना सीखिए। ये यहाँ जी एड्रेस कहाँ है, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोक नगर दिल्ली में है। ये सेक्टर 7 नोएडा के पास है ये है, और ये सेंटर न्यू अशोक नगर दिल्ली में है। ठीक है, फ़ी ओनली 500 है। यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। आप यहाँ के प्रैक्टिस कर चाहे कर सकते हैं। अगर आपको मिलता है सेंटेंस कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आधार पर करिए, 100-200 सेंटेंस बनाइए, देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, और सीख जाएंगे, कहेंगे हाँ या आपने समझा दे, बहुत अच्छा समझाए। तो समझाने से तो नहीं कि समझा सभी टीचर समझाते बढ़िया, लेकिन सीख नहीं पाते, क्यों, प्रैक्टिस फिर नहीं करते, छोड़ देते हैं कि मेरे समझ में आ गया, इसको लेते हैं लाइटली, अरे छोड़ बहुत ईजी है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, 5-10 सेंटेंस तो ईजी लगता है। जब आप दूसरे इससे हटकर बनाएंगे दूसरे, उसमें फंस जाएंगे, वो कठिन होता है। ये तो बता दी कि आपको बहुत ईजी लगा, आप बनाइए दूसरे वाक्य, देखिए आप बहुत गलतियाँ करेंगे, अभी भी बहुत मिस्टेक्स होंगे, आप बना के देखिए। ठीक है, चल ना के अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो अच्छी बात है, वो भी खुशी की बात है। इतना समझ में आ गया कि आप नहीं कर रहे तो बड़ी हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारी मेहनत रंग लाई है, बेकार नहीं गया। चलिए आप जो है प्रैक्टिस करिए और इसको बोलना सीखिए, क्या बोलते हैं। अब ये चैप्टर 10 है, इसको पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके लंबे लंबे मतलब ये है कि सेंटेंस जो है रूल्स ज़्यादा हैं, और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है आपको, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए एक में 1 घंटे आधे घंटे में नहीं हो रहा है, सबको अलग लग रहे हैं, 1-1 घंटे, पौन घंटे, आधे घंटे लेके पढ़ा रहे हैं, ताकि सब क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगला जो आपको मिलेगा, अगला क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 5। रूल नंबर क्या है, 5 में क्या मिलेगा आपको,
5 में ये मिलेगा, रूल नंबर 5 में ये अगला चैप्टर जो है रूल नंबर 5, ये है WH फैमिली। कौन सा? WH फैमिली वाला। इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। ये सीखेंगे, यानी ये वाला। अब सब क्वेश्चन वर्ड वाले सारे सेंटेंस चलेंगे प्रश्नवाचक वाले सारे। लेकिन अब इसका नाम है या तो क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली। इसका मतलब हुआ इसमें क्या क्या आएगा? व्हाट आएगा, वेयर आएगा, हु आएगा, विच आएगा, वाई आएगा। अब उसका हम प्रयोग सकें, और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सीखना बहुत जरूरी है। अगला है रूल नंबर 5, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़िए, पढ़ाइए लोगों को, और बताइए हमें भी, हमें खुशी होगी कि हाँ आपको इससे फ़ायदा हुआ, बताइए। इसलिए ठीक है, हमें लग रहा है कि हाँ हमने पसीना बहाया तो आपको हमारे पसीने का फल आपको मिला। तो आप आगे बढ़िए, करिए, और फिर अगले चैप्टर के लिए बेसब्री से इंतज़ार करिए, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना बता रहे हैं, कैसे पढ़ते हैं, और सेंटेंस बनाने में आप रीड आउट जुड़ कर पढ़ के जरूर देखें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसी से आपकी अंग्रेजी आएगी, बिना पढ़े नहीं आएगा। मन में सोचेंगे तो पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए, ये सब जो है ये लिखा हुआ है। और अब मिलते हैं किस में? इसी चैप्टर नंबर में, चैप्टर 10 में, 10 में टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ही रूल नंबर 5, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, ठीक है। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए और बताइए अपना रिजल्ट कैसा होता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।